अभी देखता हूं थोड़ी देर में बस। चलो जी, पहला पॉइंट है क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड कितना अमाउंट है, क्लोजिंग स्टॉक का प्राइस बताओ। क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए एसेट है लाइबिलिटीज होती है, पहले ये बताओ। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, एसेट, और एसेट इंक्रीज इन डेबिट साइड। तो आप फर्स्ट एंट्री क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट है, एसेट इंक्रीज इन डेबिट साइड, और इसको उठाकर हम सीधा लेकर जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां लेकर जाते हैं, ट्रेडिंग। इसका लॉजिक थोड़ा अलग है, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी सिर्फ क्या याद रखना है कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक आए तो क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए क्या होता है, एक एसेट, और एसेट इंक्रीज इन डेबिट साइड, और कहां ट्रांसफर करना बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना अमाउंट बताओ, तो एक एसेट आया और आपने उसे ट्रांसफर कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट में। आरएसएमएस, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं। अगला पॉइंट, क्या एंट्री होगी सोचो जरा। एक आपने रेंट पे किया था जिसमें 2000 रुपए का रेंट ऐसा है जो रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो वो एसेट है लाइबिलिटीज है। पे किया आपने, एडवांस पे किया है, एडवांस पे करना होता है, एसेट होता है। किस नाम का बोलते हैं उसे, प्री पेड, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। अगर आप एडवांस पे करते हो तो उसके क्या बोलते हो, प्रीपेड रेंट। पहले बताओ, रेंट जब पे किया होगा तो क्या एंट्री की होगी, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। जब नॉर्मली हम रेंट पे करते हैं तो एंट्री होती है रेंट टू कैश, पहला सिंपल एंट्री अगर मैं बात करूं तो। और जब पे किया होगा तो एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि आपने 25,000 रुपए पे किया, एग्जांपल से आपने जब रेंट पे किया तो रेंट टू कैश कितना लिखा, 25 एग्जांपल। अब पता चला कि इसमें से 2000 रुपए का जो रेंट है ना वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इसी में से लिखा ना, आउट ऑफ रेंट पे 2000 रुपीज फॉर नेक्स्ट ईयर। तो आप बताओ जो नेक्स्ट ईयर का था उसे आपने क्या बोल दिया। अब मुझे सोच के बताओ, क्या कैश अभी जाएगा या जा चुका, जा चुका। और आपने क्या डेबिट कर रखा था, रेंट। क्या करना चाहिए था जब एडवांस पे किया है तो, नहीं ना, तो क्या करेंगे उस रेंट को वापस क्रेडिट। क्या करेंगे उस रेंट को वापस क्रेडिट। क्या पॉइंट है, वापस समझो। आपने रेंट पे किया, जब मैंने रेंट पे किया तो मेरी एंट्री हुई होगी रेंट टू कैश। अब पता चला कि उसमें से 2000 रुपए का रेंट ऐसा है जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। अगर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो मेरे लिए क्या है वो, अपना एसेट। तो एसेट इंक्रीज इन डेबिट साइड, क्या नाम है बताओ, प्रीपेड रेंट नाम का एक एसेट आ जाएगा, और रेंट आप कम कर दोगे। तो रेंट कम किया और एक एसेट को बढ़ा दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट अलग कहानी है, एक भी पॉइंट सिमिलर नहीं मिलेगा आपको। समझ आया। नेक्स्ट वासु क्या लिखा हुआ है, अब यहां पे देखो आपने फिर से रेंट पे किया, टोटल कितना पे किया है, अगेन 400 रुपए का आप रेंट पे कर रहे हो। पे करने पर कैश तो गया ना, कैश तो गया आपकी जेब से, वो टोटल 400 रुपए। कब पे किया आपने, 12 जनवरी को। कब तक के लिए पे किया, फॉर 3 मंथ्स। कितने महीने के लिए पे किया, 3 महीने के लिए। काउंट करना 3 महीने कब पूरे होंगे, मार्च में पूरे हो जाएंगे, अप्रैल है ना। 12 अप्रैल को मंथ पूरा होगा, 3 महीने पूरे अगर करोगे। 12 जनवरी टू 12 फेब 1 महीना, फेब टू मार्च 2 महीने, मार्च टू अप्रैल 3rd मंथ। तो कौन से दिन तक चला गया, 12 अप्रैल तक आपका काउंट पूरा होगा। लेकिन अप टू मार्च, आपका ईयर एंड कब चल रहा है, मार्च। तो आप बताओ, मार्च 31 को आपका एंड होता है आपका ईयर, और मार्च के बाद चाहे 1 दिन का पे करूं, 2 दिन का पे करूं, 3 दिन या 10 महीने, वो सब मेरे लिए क्या होगा, एडवांस। क्या होगा बताओ, आपके ईयर तक का खर्चा तो ठीक है, लेकिन आपके ईयर के बाद का पेमेंट करे तो क्या आपका एडवांस। और एडवांस को आप क्या बोलते हो, प्रीपेड। तो एंट्री क्या होगी वो ध्यान से देखो। कुछ अमाउंट तो आपका एक्सपेंस है या नहीं है, और कुछ अमाउंट क्या उसमें से, दो पार्ट में, मुझे उस 400 रुपए को 2 हिस्से में कन्वर्ट करना है। कुछ अमाउंट से 12 दिनों का क्या है, प्रीपेड, ओनली 12 डेज का, और बाकी जितना भी आप पे करोगे वो क्या आपके बिजनेस का एक्सपेंस। क्या पॉइंट था, वापस समझा रहा हूं मैं। आपने टोटल रेंट पे किया 400 रुपए का 3 महीने का,
लेकिन 3 महीने जब काउंट किए गए तो वो अप्रैल में जा रहे हैं, 12 दिन फालतू जा रहे हैं। वो 12 दिन मेरा क्या है, प्रीपेड, और बाकी मेरा क्या है, सिंपल रेंट। रेंट तो पे करना एक्सपेंस होता ही है ना आपका। अब इसको आप रिकॉर्ड कैसे करोगे वो देखो, बताओ जी। 400 रुपए 3 महीने का है, तो पर मंथ का खर्चा कितना आ गया, 400 रुपए 3 महीने का है ना, तो एक महीने का कितना आ गया, 133 रुपीज। और मुझे कितने दिनों का एडवांस निकालना है, ओनली 12 डेज का। कैसे निकालेंगे, इनटू में 12/30, ये 133 रुपीज क्या निकला है आपका, एक महीने का रेंट। भाई यही तो निकालते हो आप, थोड़ा तो कैलकुलेशन सीखो रियल लाइफ में। आपने 400 रुपए 3 महीने के पे किए हैं, तो एक महीने का कितना आ गया, लेकिन क्या मुझे कितने दिनों का सिर्फ रेंट चाहिए, 12 दिनों का। एक महीने में कितने डेज होते हैं, 30, तो 12 दिनों का कितना आ जाएगा, तो 12 दिनों का रेंट कितना आ गया, 53 रुपीज। हाँ जी, हाँ 53 रुपीज आपने निकाला है रेंट एडवांस अमाउंट। क्लियर हुआ या कोई डाउट है, समझ आ रहा है। तो 53 रुपीज का प्रीपेड रेंट, और रिमेनिंग क्या बचा, 347, वो आपका नॉर्मल एक्सपेंस है। संडे आपका टेस्ट है, किस चैप्टर का, पूरे जर्नल एंट्रीज का, जितना मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है, जितना भी एंट्रीज हो चुकी हैं। हाँ जी, कोई बात, हो जाएगा या नहीं होगा, हो जाएगा। देखो मैं 4 दिन पहले बता रहा हूं, आप रोज आप एक एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं, बता दूंगा अभी टाइम, अगली क्लास में बता दूंगा। फ्राइडे नया चैप्टर, क्यों, आया समझ यहां तक, क्लियर हुए 3 पॉइंट्स, लिखो साथ साथ। नेक्स्ट करते हैं, प्रीपेड रेंट हमने कर लिया, करो स्टार्ट, बताओ जी क्या लिखा है नेक्स्ट। क्या एंट्री होनी चाहिए सोच के बताओ। आपने सेल्समैन से पैसा कलेक्ट किया आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ ₹150, है ना। गुड्स आप बेच रहे हो, तो आप बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा, 3000 या 3150, कितना होना चाहिए, 3150। उसने गुड्स बेचे होंगे, बेचकर 150 रुपए अपने पास रख लिया, बाकी पैसे आपको दे दिए, कितने दिए बाकी, 3000। तो गुड्स 3000 के थोड़ा ना बेचे हैं, 150 रुपीज एक्स्ट्रा बेचा है ना, तो टोटल गुड्स सेल कितने में की है, 3150। तो सेल हुई है आपकी 3150, लेकिन आपको कैश कितना दिया उसने, बाकी आपका लॉस है या नहीं, एक्सपेंस है या नहीं है। और एक्सपेंसेस को क्या करते हो, डेबिट। क्या लिखेंगे, ट्रेवलिंग एक्सपेंस पे किया आपने 150 रुपीज का ट्रेवलिंग एक्सपेंस, क्या एंट्री की है, कैश अकाउंट डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स टोटल की 3150, कैश मिला आपको कम, और बाकी आपका क्या है जी, एज अ एक्सपेंस ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। लॉस है, खर्चा है, डेबिट ही करना होता है। समझ आ रहे हैं पॉइंट्स, हाँ जी, थोड़े बहुत आ रहे हैं, लगेगा टाइम, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे एक दूसरे से अलग अलग पॉइंट्स हैं, कोई सिमिलर पॉइंट्स नहीं है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, नेक्स्ट तनिष्क का एंट्री है, इनकम टैक्स पेड किया आपने। इनकम टैक्स क्या होता है, एक्सपेंस, लेकिन बिजनेस का नहीं है, वो पर्सनल है। क्या बोलोगे, पर्सनल एक्सपेंस। रीजन, हम सोल प्रोप्राइटर के लिए काम करें, सिंगल ऑनर के लिए, और सिंगल ऑनर के लिए अगर आप इनकम टैक्स पेड करोगे तो इनकम उसकी पर्सनल इनकम पे टैक्स पेड हो रहा है, तो वो बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। बिजनेस एक्सपेंस होता तो कॉर्पोरेट टैक्स होता, ठीक है, लिखा होता कि हम बिजनेस टैक्स पे कर रहे हैं, बिजनेस टैक्स नहीं है ये। इनकम टैक्स को आप हमेशा क्या मानोगे, पर्सनल, और पर्सनल है तो क्या बोलना है, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश गया,
कितना पे किया है? 10,000। हाँ जी, बट ऐसा मिलेगा नहीं भी आपको। हाँ हो सकता है, पर्सनल एक्सपेंस है ना ये, इनकम टैक्स पर्सनल माना जाएगा। नहीं कराया, चैप्टर खत्म कर दिया। रीजन खत्म। अच्छा है स्कूल में जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म हो रहे हैं, मेरी टेंशन बढ़ा रहे हो तुम। रह भी खत्म। 2 जुलाई? अबे 2 जुलाई, अच्छा अगस्त चल रही है ये, मेरा दिमाग निकल गया मेरा। मैं आज भी जुलाई में ही जी रहा हूँ। चलो अगले पे, पहले 3 आ रहे हैं, कुछ नहीं आता, ऐसी बात मत कर। सैटरडे आ जाना मेरे पास। ठीक, हाँ अभी कराऊंगा। ठीक है, चलो जी पॉइंट नंबर 6 अभी रख दूंगा मैं, उसका बैकअप आप आ जाना, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर करा दूंगा मैं, करा दूंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड करा दूंगा मैं जल्दी। पढ़ो जी पॉइंट नंबर 6 क्या लिखा हुआ है। अब आप क्या कर रहे हो, गुड्स को सप्लाई कर रहे हो, और जो सप्लाई मतलब गुड्स को सोल्ड कर रहे हो, आपके लाइन लिखा होगा इश्यूड इनवॉइस। आप इनवॉइस दे रहे हो किसी को, बिल दे रहे हो। इनवॉइस मतलब क्या होता है? बिल। अगर आप बिल इशू करते हो तो मतलब गुड्स खरीदे हैं बेचे हैं? बेचोगे तो इनवॉइस मिलेगा ना, किसी को गुड्स बेचोगे तो इनवॉइस दोगे आप, और खरीदोगे तो इनवॉइस मिलेगा। तो आप बेच रहे हो गुड्स, इनवॉइस दे रहे हो किसी के सामने वाले को, तो कितने रुपए के गुड्स बेचने जा रहे हो? लेकिन प्लस कितने परसेंट आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है? इशूड 10% अबव कॉस्ट। लाइन पढ़ो, जो आप इशूड कर रहे हो इनवॉइस, जो बिल आप दे रहे हो उसको, वो 10% ज्यादा पर। 10% ज्यादा मतलब वो प्रॉफिट है या नहीं? आपका प्रॉफिट है। लेकिन आपको याद होगा क्या प्रॉफिट को आप सेपरेटली दिखाते हो कहीं पर? नहीं। तो फाइनली सेल कितने किया टोटल? 6600। एंड साथ में कितना ट्रेड डिस्काउंट है? सेल वैल्यू कितनी है? 66, और इस पे ट्रेड डिस्काउंट है 5%, जैसे रिकॉर्ड नहीं करते। तो फाइनल सेल कितने की है? आपको ना प्रॉफिट रिकॉर्ड करना, ना ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करना, ये तो करते आ रहे हो ना आप। ना ट्रेड डिस्काउंट सेपरेटली दिखाया जाता है, ना क्या दिखाते हैं हम, प्रॉफिट्स अलग दिखाते हैं। हमारा फाइनल सेल कितने की है? तो एंट्री क्या होगी सेल करने की? हाँ जी, मोहन को डेटा बनाएंगे और गुड्स चले गए टू सेल्स। हमें ना प्रॉफिट्स रिकॉर्ड करना, ना हमें ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करना। हमारे लिए फाइनल सेल वैल्यू कितनी है? 6270। प्रॉफिट्स ऐड कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट इग्नोर कर दिया, फाइनल सेल जो है वो आपको रिकॉर्ड करनी है। इनवॉइस बिल होता है। इनवॉइस मतलब क्या होता है? बिल। जब आप बिल दे रहे हो किसी सामने वाले को 10% ज्यादा बढ़ाकर, तो ज्यादा बढ़ाने का मतलब वो आपका प्रॉफिट है। समझ आया? क्लियर हो गए पॉइंट्स यहां तक? पढ़ो जी नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। आपको 2000 रुपए का बिल रिसीवेबल मिला। बिल रिसीवेबल क्या होता है? आपका एक एसेट। क्या होता है बताओ? एक एसेट। बिल रिसीव कर रखा था आपने, उसे गए आप बैंक में, आपने डिपॉजिट कर दिया और आपको पैसे मिल गए। तो क्या एंट्री होगी? पैसा मिलेगा तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बैंक में डिपॉजिट किए, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल आपका एक एसेट होता है जो आपको अपने कस्टमर, अपने डेटर से मिलता है। वो सामने वाला आपको पैसा नहीं दे रहा था, तो आपने क्या किया? उससे एक साइन करवा लिया पेपर पे, उसे हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज।
पूरा प्रोसेस आपके लिए वो बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा, एक एसेट। अब आपको उसके नाम से मतलब नहीं है, मेरा मतलब हरी नाम का कोई डेटर जो था, हमें नाम से मतलब नहीं है, हमारे लिए कौन से नाम का एसेट है, बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल नाम का एक एसेट आया जिसे आपने बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आपका वो एसेट चला जाएगा, है ना। ठीक है, लिखा होगा आपको क्लियरली बिल रिसीवेबल, लिखा होगा तो करना है, वरना नहीं करना, लिखा होना चाहिए अपने आप, मिलेगा आपको वो पॉइंट। क्लियर हो रहे हैं पॉइंट्स, लिख दे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, मतलब पढ़ो जी क्या है। अब यहाँ देखो, आपने 4,000 रुपए के टोटल फर्नीचर खरीदे, 1,000 रुपए तो बिजनेस पर्पज के लिए खरीद रहे हो, ऑफिस के लिए, ऑफिस के लिए खरीदा है तो वो गुड्स वे या एसेट वे, एसेट। लेकिन बाकी 3,000 कहाँ यूज करो आप, अपना स्टॉक, स्टॉक यूज करोगे तो वो एसेट हुआ या गुड्स वे, गुड्स वे, साफ बोल ही रहा है वो आपके लिए। तो दो अलग अलग बातें हैं, एक तो फर्नीचर है जो आपके लिए एसेट है, फर्नीचर एक क्या आपका एसेट, कितना, सिर्फ आप ऑफिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, ओनली 1,000 रुपीज, 1,000 आप फर्नीचर यूज कर रहे हो अपना एसेट के लिए, और बाकी 3,000 क्या मान रहे हो, अपना स्टॉक, जिसे आप क्या बोलोगे, परचेजेस। तो बाकी 3,000 आपके एसेट हैं, परचेज, और आपके पास से क्या गया खरीदने पर, कैश। टोटल 4,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, 1,000 रुपए ऑफिस पर्पस, ऑफिस पर्पस को क्या बोलना है, अपना एसेट, और 3,000 आपने क्यों क्या यूज किया बताओ, बिजनेस में गुड्स यूज कर रहे हो आप, है ना, स्टॉक लिखा हुआ है साफ साफ, स्टॉक यूज करना मतलब आपका क्या है, वो परचेज, हमने खरीदा इसलिए परचेज लिखा। ऑनर देता है तो क्या बोलते हैं उसे, ओपनिंग स्टॉक, और हमने खुद खरीदा तो क्या बोलना है, परचेज। नेक्स्ट पढ़ो। गोयल कर दो यार, तुम कंफ्यूज रहोगे। हाँ जी, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने गुड्स सोल्ड किए थे गोयल को, ठीक है, जब गुड्स बेचा होगा तो नॉर्मल सी बात है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, है ना। और वो पैसा पे किसने किया है, हमने पे किया है ना, ध्यान से पढ़ो, कितना पे किया हमने, 300 रुपए का एक्सपेंसेस पे किया, लेकिन बोल दिया उसको फोन करके 300 रुपए हम तेरे से लेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो पेमेंट करता है वो कौन करता है, बायर, है ना, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कौन पे करता है, बायर जो खरीद रहा है। तो अब आप बताओ, उससे पैसा मांगोगे या नहीं, मांगोगे, लिखा भी है, रियलाइज हो जाएगा आपको किससे, गोयल ब्रदर्स से, तो उसको डेटर बनाओ ना बनाऊं, पैसा लेना है तो बनाएंगे, पैसा लेना है आपको, कितना पैसा मांग रहे हो आप उससे, और कैश गया या नहीं गया, क्यों भाई, पैसे तो हमने दिए हैं, पैसे हमने दिए, बट हमारा खर्चा नहीं था वो, हमने उसको फोन करके बोल दिया कि 300 रुपए हम तेरे से लेंगे, तुम्हारा ये लॉस नहीं है। क्या बनाया उसको, अपना एक डेटर कि 300 मिल जाएगा, और आपके पास से कैश गया, हाँ जी बोलो, सर इसका मतलब है कि पहले हमने दे दिए फिर बाद में उससे मिल जाएगा, ठीक है, पैसा अभी मेरी जेब से गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मैंने पे कर दिया यहाँ से, गुड्स भेज दिए यहाँ से, लेकिन पैसा मैंने उससे मांगना है, मांगना है तो क्या बनाओगे उसको, अपना एक डेटर, और अगर रियलाइज नहीं होता, लिखा होता कि ये एक्सपेंसेस हमें ही बियर करना है, तब हम क्या करते, उसे अपना एक्सपेंस मानते, तो तब क्या एंट्री होती है, एक्सपेंसेस टू कैश, कैश तो जा ही रहा है, बस देखना है कि वो आपका लॉस है, एक्सपेंस है या नहीं, अगर आपका है तो एक्सपेंसेस होगा, नहीं है तो आप क्या बनाओगे, अपना एक एसेट, डेटर। क्लियर हुआ, समझ आ रहे हैं यहाँ तक, पढ़ो जी अगला। हाँ जी, आपको 4 अलग अलग डेटर से क्या मिल रहे हैं, चेक रिसीव हो रहे हैं, 4 अलग अलग नाम है, डेट भी गिवन है आई थिंक 22 अप्रैल ना, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 22 अप्रैल को आपको 4 अलग अलग चेक मिले, क्वेश्चन में पढ़ लेना प्लीज, नरेशन नहीं, क्वेश्चन में,
हाँ लिख लेना 22 अप्रैल। ठीक है, 22 अप्रैल को 4 अलग चेक मिले आपको, अलग अलग प्राइस के चेक मिला है, तो इसका मतलब वो डेटर हट जाएंगे आपके, अभी लिखना मत। हरि हसन, राजन, राकेश और कौन सा था, देवेंद्र। प्राइस आई थिंक 10,000 रुपीज और लास्ट का 5 है शायद। टोटल चेक कितने के मिल रहे हैं, 55,000 रुपीज के, सॉरी 35,000 रुपीज के 4 अलग अलग चेक मिले आपको। अब आप वहीं लाइन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन में, क्वेश्चन पे आओ। इसमें से 2 चेक ऐसे हैं जो कौन सी डेट के हैं, क्या डेट लिखी हुई है उन पे, 15th में। 2 चेक ऐसे हैं जिनका पैसा आज नहीं मिलने वाला, कब मिलने वाला है, 15th में। तो क्या उन चेक का पैसा मैं बैंक अकाउंट बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, अभी उन 2 चेक का भी बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि वो चेक अभी आपको इन कैश कराना ही नहीं है। उन चेक का पैसा कब आना है, फ्यूचर में आना है। जैसे एग्जांपल, मुझे आप में से किसी एक बच्चे ने आज फीस दी, क्या है डेट आज, 3rd है, ठीक है, 3 अगस्त को आपको मेरे को एक चेक मिला और उस पर लिख दिया, जो चेक की डेट लिखी हुई थी इसके ऊपर, वो लिखी थी 10 तारीख की, 10 अगस्त की। तो आप बताओ क्या मैं आज उसको पैसा लेके आ सकता हूँ बैंक से, आज तो मिलेगा ही नहीं, मुझे कब मिलेगा, 10th को बाद में मिलेगा। तो तब तक वो चेक संभाल के रखना पड़ेगा या नहीं, मुझे संभाल के रखना पड़ेगा ना, आज थोड़ा बैंक में जाऊंगा कि दे दो मेरे को पैसे। हाँ जी, ऐसे कैसे अप्रूव्ड हो जाएगा, उसके अकाउंट में, सामने वाले के अकाउंट में पैसा ही नहीं होगा, तभी तो उसने आगे की डेट का दिया है ना आपको, तो इसलिए आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। इस चेक को हम बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। आगे की डेट के चेक मिलने को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड। तो 2 चेक ऐसे हैं पोस्ट डेटेड, जिसको आप क्या बनाओगे, अपना एक एसेट। पोस्ट डेटेड चेक नाम का आपका एक एसेट क्रिएट हो गया। कितना अमाउंट है बताना, कितने चेक ऐसे हैं, 2 चेक का अमाउंट कितना है टोटल, 15,000 आई थिंक। ये वाले चेक शायद आगे की डेट के 2 है ना, 2 चेक पे अमाउंट है 15,000 पे, जो फ्यूचर में मिलेगा। बाकी पैसा मिल जाएगा या नहीं, क्या एंट्री होगी बाकी के लिए, जिनका पैसा फ्यूचर में मिल रहा है उसके लिए मैंने क्या बना लिया, अपना एक एसेट, क्या नाम लिख दिया है, पोस्ट डेटेड। और जिसका पैसा मिल जाएगा आज, उसके लिए क्या लिख दिया है, बैंक अकाउंट। दोनों लॉजिक क्लियर है, आगे की डेट को पोस्ट डेटेड बोलना है। हाँ, चेक इन हैंड भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको चेक इन हैंड प्रॉपरली बोला ही नहीं जाता, इसको बोलते ही पोस्ट डेटेड चेक है। आप लिख देना, वैसे चेक इन हैंड का लॉजिक अलग है, वो दूसरा है, वो भी आएगा। चेक इन हैंड का मतलब होता है बेसिकली, मुझे आज का ही आपने चेक दिया है, लेकिन मैं जानबूझकर जा ही रहा हूँ 3 दिन के बाद कैश कराने, मेरे पास टाइम ही नहीं है जाकर पैसे निकालने का, तो वो मेरे लिए चेक इन हैंड चल जाएगा। लेकिन ये है ही नहीं, मैं जा ही नहीं सकता बैंक में। हाँ जी, अगला पॉइंट क्या है, पढ़ो जरा, क्या है नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में 24 अप्रैल को जाकर आपने उस चेक को क्या कराया है, इन कैश, मिला पॉइंट। ट्वेंटी 24 अप्रैल को आप गए उस चेक को अभी के अभी इन कैश कराने। होता है जैसे एग्जांपल, मुझे 2 चेक आगे की डेट के मिल गए थे, है ना, लेकिन हो सकता है कि मुझे अर्जेंट कैश की नीड हो, तो मैंने क्या किया, वो चेक उठाए और बैंक के पास चला गया। अब ये नहीं कि हर कोई चला जाएगा, बिजनेस, ठीक है, जिनका बैंक के साथ रिलेशन अच्छा है, वो गए और उन्होंने क्या किया, बैंक को चेक दे दिया
कि ये चेक का पैसा आ जाएगा 15 तारीख को, 15 मई को मिलने वाला है ना, तो हमने बैंक के पास रखवा दिया और बैंक को बोला कि सर प्लीज ये पैसा इन कैश अभी दे दो, मुझे अभी कैश में कन्वर्ट कर दो, तो बैंक कर भी देता है आपके लिए। मैंने ये बोला है कि आप 24 अप्रैल को गए बैंक में और ये चेक क्या किया, बैंक को दिया और उनसे क्या मांग रहे हो आप, पैसा। अब बताओ क्या फ्री में बैंक काम करेगा आपके लिए या पैसे मांगेगा, मांगेगा। तो उसने कितने चार्जेस लिए, डिस्काउंटिंग चार्जेस 10% है ना, बाकी पैसे तो दे देगा आपको। तो एंट्री क्या होगी, 24 अप्रैल को जब पैसे आएंगे तो पैसा आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में और आपके पास जो एसेट था कौन से नाम का, पोस्ट डेटेड चेक आपके पास से चले जाएंगे। लिखना मतलब रुक जाना, बैंक में मिलता है पैसा, बैंक वाले भी कैश नहीं देते, आपके अकाउंट में डालते हैं, ठीक है। बैंक वालों के पास प्रूफ हो जाता है ना कि हमने आपको पैसे दिए आपके अकाउंट में, तो क्या करते हैं आपके अकाउंट में डालते हैं। तो 15,000 रुपए के चेक गए, पैसा मिला लेकिन पूरा नहीं मिलना, थोड़ा बहुत डिस्काउंट लगना है, तो वो लॉस है आपका या नहीं है, और लॉसेस को क्या करते हैं डेबिट साइड पर। डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या लिखेंगे इसको, डिस्काउंटेड चार्जेस। कितना डिस्काउंट लेगा बैंक वाला, कितने दिनों का लेगा, पूरे साल का थोड़ा ले लेगा 10%, पर एनम गिवन है ना, लेकिन क्या एनुअली चार्ज पूरे साल का लगेगा या जितने दिन के लिए आप पहले पैसे लेकर आ रहे हो, कितने दिन पहले कैश में कन्वर्ट किया, चेक करो क्या डेट है कैश में कन्वर्ट कराने की, 24 अप्रैल, और वो चेक की डेट क्या है एक्चुअल 15 मई, तो कितने दिनों पहले का मिला आपको, 6 दिन अप्रैल के बाकी हैं और मई के कितने दिन बाकी हैं 15, कितना हो गया 21 डे, 21 दिन का बैंक आपसे चार्ज लेगा, सिर्फ 6 दिन अप्रैल के बाकी रह गए हैं क्योंकि आप 24 तारीख को गए, जब से जाओगे तब से काउंट होगा। गया मैं आज पैसे ले रहा हूँ 24 तारीख को, तो 24 तारीख से 15 मई के बीच में जितने दिन होते हैं उतने दिन का आपसे बैंक चार्जेस लेगा, तो 21 डेज है, आप उतने चार्जेस पे करोगे। तो कितने से मल्टीप्लाई करूं, 21/30 क्यों होगा, ये एनुअल है ना, पर एनम है, तो डिवाइड कितने से होगा 365। कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग चल रही होती है ना, ये एनुअल रेट है तो रेट के अकॉर्डिंग सारा मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। अगर रेट एनुअली है तो मल्टीप्लाई भी क्या होगा एनुअली, इसलिए 21/365 लेना है आपको, ठीक है। 21/365 कितना आएगा देखो, अपने आप करना है, मुझे तो पता है, तुम देखो अपने आप कि कैलकुलेशन अपने आप करनी पड़ेगी आपको एग्जाम में। वन पॉइंट 0. अपने आप किया है, 86 रुपीज का चार्जेस लगेगा, ठीक है। 0.3 को अप्रॉक्स करके हम 86 लिख सकते हैं, तो 86 रुपीज के चार्जेस लगेंगे, बाकी पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स में, कैलकुलेशन अपने आप करनी है आपको एग्जाम में, तो अभी से प्रैक्टिस करो अपने आप ताकि कैलकुलेशन परफेक्ट हो जाए। ये टोटल चार्जेस है 21 दिनों का, हाँ जी वही प्रिंसिपल रेट और टाइम वही हमने यूज किया। आया टॉपिक समझ यहां तक, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं, बताओ जी नेक्स्ट। आपने टिम्बर परचेज किया है, टिम्बर के लिए क्या क्या यूज करना चाहिए, टिम्बर बेसिकली आपका रॉ मटेरियल होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए बताओ, रॉ मटेरियल, लकड़ वगैरह परचेस करे हो, फर्नीचर बनाने का काम ही चल रहा है हमारे बिजनेस में, आपने नोटिस किया होगा, फर्नीचर ही आपका मेन काम है, तो टिम्बर आपके क्या है स्टॉक, क्या है बताओ आपका स्टॉक है, तो क्या हो जाएगा आपका एक परचेज, टिम्बर खरीदोगे तो क्या आ जाएगा परचेजेस टू कैश या बैंक, परचेजेस टू बैंक, चेक से पेमेंट है ना, नाम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम गिवन भी है तो क्या किया आपने इग्नोर, रीजन क्यों इग्नोर किया है,
क्योंकि चेक से आप पेमेंट कर, जब पेमेंट कर ही दिए तो फिर नाम से क्या करना आप। आया समझ, क्लियर हुआ या नहीं? समझ आ गया? करो जी नेक्स्ट, अपने आप ट्राई करो। अब अगला क्वेश्चन तो अपने आप ट्राई करो, जितने पॉइंट्स हो पाएंगे फिर मैं कराऊंगा। Is everything goods were distributed as per example for advertisement campaign? इसमें पच्चीस ही आएगा, स्टॉक आएगा। 25 थर्ड क्वेश्चन पे ही होगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कराऊंगा अगली क्लास में। करो स्टार्ट, कर रहे हो ना? अब ये तो हो जाएगा, अभी नोट ही कर रहा है। अपने आप कर रहा है ना, मतलब कर रहे हो अपने आप या नहीं? अरे पॉइंट नंबर कह रहा था वो, लिख दिया? बताओ, मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर आप कोई मशीनरी खरीदते हो, उस पर कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करते हो, तो उससे आपके एसेट का प्राइस बढ़ता है। क्या बढ़ता है? उसे आप खर्चा नहीं मानते, एसेट के प्राइस में ऐड करते हो। तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन 15 में पहला पॉइंट है खर्चा नहीं मानना कभी भी। आप क्या करोगे? मशीनरी की वैल्यू बढ़ाओगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, नाम से मतलब नहीं है, मशीनरी टू कैश। कितना पे किया है? 15,000 रुपये। समझ आ रहा है? ये टेस्ट में भी था पॉइंट। हाँ, तो जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो, उस पर कोई भी खर्चा करते हो, तो एसेट का प्राइस बढ़ाना है हमेशा। समझ आ गया? क्लियर है यहां तक? करूं अगला? बताओ जी नेक्स्ट। एडवर्टीजमेंट कर रहे हो आप 2,500 रुपए की, है ना? तो आपका क्या एक्सपेंस है? एडवर्टीजमेंट कराना। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा? परचेज अकाउंट। आपके गुड्स कम हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन है आपका ये। अब इस क्वेश्चन को करने पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा पिछले के अलावा। पिछला तो खैर सब अलग था, इसमें लग रहा होगा कि हाँ यार चैप्टर किया है हमने कुछ। अगला पॉइंट तब आएगा, मैं कोई बाहर से थोड़ा ना कुछ कराऊंगा, अभी तो आधे क्वेश्चन कराए हैं। ऐसे अगर चलूं तो मैं चैप्टर, ये वो चैप्टर है जो कभी खत्म नहीं होगा, बीच बीच में बार बार मैं कराता रहूंगा। मैंने बताया था ना 200 प्लस पॉइंट्स कराऊंगा। आई थिंक वैसे हो गए होंगे इतने तो हमारे, एवरेजली तो हो गए, लेकिन अभी और कम से कम 500 के आसपास की प्रैक्टिस होगी। ठीक है? हाँ, अभी नहीं कराऊंगा, बाद में। अभी अगली क्लास से तो लेजर स्टार्ट होगा, मैं करा दूंगा, टेंशन मत ले। तो अब ऐसे स्कूल वालों की तरह भगाना है तो मैं भी भगा देता हूँ, अगली क्लास में तेरे 4 चैप्टर और खत्म करा दूं। लेकिन हम प्यार से करेंगे, अच्छे से करना है, हर चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है कि यार हो गया ये चैप्टर अब अच्छे से। तभी मैं बीच में टेस्ट भी ले रहा हूँ ताकि पता भी चले आपको कितना आता है और नहीं आता। ठीक है? बताओ जी अगला पॉइंट क्या है? गुड्स, पॉइंट थर्ड, गुड्स रिटर्न आए हैं आपके पास, तो सेल्स रिटर्न टू
कितने के गुड्स वापस आए हैं? 0.4। And profit is 25% of cost, calculate profit and sales. आप बताओ कॉस्ट कितनी है? 10,000। प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन कॉस्ट कितना होता है? 2500। सेल क्या होती है आपकी? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यही तो करते हैं ना आप। कॉस्ट है आपकी 10,000 की, 2500 आपका प्रॉफिट मार्जिन है। आपने कितने में गुड्स बेचे हैं? 12,500। मुझे एंट्री बताओ, क्या एंट्री में कॉस्ट प्रॉफिट अलग दिखाते हो आप या सीधा सेल? सीधा सेल हम कर चुके हैं ऑलरेडी, कि हम सेल करते हैं तो सीधा कैश वाली एंट्री में कोई मतलब नहीं हमने कितना प्रॉफिट कमाया क्या हुआ। डायरेक्ट एंट्री क्या होगी? डायरेक्ट एंट्री कैश आएगा और सेल हमारे लिए इनकम है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है? 12,500 आपकी सेल है, ये आपकी एंट्री। आप कैश टू सेल्स नाम था ही नहीं वैसे भी पॉइंट के अंदर। कैलकुलेशन ये भी वैसे टॉपिक में एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, स्कूल में अगर कराएं तो मुझे बताना। कॉस्ट प्रॉफिट का परसेंटेज वाला कोई क्वेश्चन फिर हम करेंगे, वरना अभी मैंने 2 ही पॉइंट्स कराने हैं, वरना ये टॉपिक थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा। कराऊंगा नहीं बट ठीक है, 2 ही पॉइंट्स कराए बेसिक वाले, और डिफिकल्ट बाद में आएंगे। ठीक है, स्कूल में जब कुछ कराएं ऐसा सुनते रहना स्कूल में क्या चल रहा है, ये वाला प्रॉफिट वगैरह और कराए करा दो। ठीक है, अगला पॉइंट बताओ जी क्या है? सेल डायरेक्ट गिवन है तो एंट्री बता दो पहले आप। परचेज सेल करें तो परचेज कहां से हो जाएगा? सेम एंट्री है। कितनी सेल की है? उसमें शायद कॉस्ट और प्रॉफिट अलग करना है ना। सेल आपको गिवन है, क्या अलग करना है? कॉस्ट और प्रॉफिट। कैसे करोगे? सेल गिवन है 12,500 और प्रॉफिट्स कितना बोला है? 20% ऑन सेल। और सेल कितनी है आपकी? ठीक है, प्रॉफिट्स आ गया और कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी? कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेल माइनस प्रॉफिट। कॉस्ट पे जाना होता है तो प्रॉफिट्स क्या होगा? माइनस। अगर आ जाए एग्जाम में तो आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी, अगर आ जाए तो देख लेना, स्कूल में कराएं तो करेंगे वरना कोई बात नहीं। मैंने किया है कि सेल कितनी की आपने? 12,500 रुपए की। कितना प्रॉफिट मार्जिन है उसके अंदर? 20% ऑन सेल। सेल कितनी थी? 12,500 का 20% कितना होता है? 2,500। और मुझे एक चीज और निकालनी है, क्या? सेल में से प्रॉफिट हटा देगा तो क्या निकलेगा? कॉस्ट। तो कॉस्ट निकाल दिया हमने, सेल माइनस प्रॉफिट। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? ये चैप्टर अभी के लिए हमारा क्या हो गया? एंड। बीच में और होगा, बीच बीच में रिवीजन चलती रहेगी इस चैप्टर की। इसके बाद आपका घर से क्या काम है अभी बंद नहीं करना, सुन लो जरा, अभी जाना थोड़ी ना, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाना, देख लो जी फटाफट, कोई प्रॉब्लम है तो मैं कर लूंगा अगली क्लास में डिस्कस। कॉस्ट है, फॉर्मूला क्या है? ये तो रियलिटी है यार। अगर आप कोई चीज बेचोगे तो प्रॉफिट ऐड करते हो, और कॉस्ट निकालना हो तो सेल प्रॉफिट्स माइनस करोगे आप। लिख लिया यहां तक या नहीं? पूछ लूं वासु कुछ 1-2 पॉइंट्स? अर्णव, अर्णव बताएगा आज हमें। अर्णव, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था हमारा?
पर्सनल अकाउंट, कुछ याद है? मैंने कुछ रूल्स लिखवाए थे आपको, गोल्डन रूल्स याद होने चाहिए, चैप्टर में यूज आएगा, पेपर में कुछ भी आ सकता है आपके। तो गोल्डन रूल्स क्या थे? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और दूसरा क्या था? रियल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा क्या है? पर्सनल नॉमिनल, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट इनकम एंड गेन्स। याद होने चाहिए आपको दोनों टाइप के रूल्स। हाँ जी, प्रॉफिट इनकम गेन सारी चीजें। आपको क्या करना है आप घर से, वो जरा सुन लो। बता रहा हूं, समझाऊंगा समझाऊंगा, अगली क्लास में सब समझाऊंगा। हाँ जी, हाफ पार्ट डेबिट साइड है, हाफ पार्ट क्या है? क्रेडिट। डेट पर्टिकुलर जेएफ जनरल फॉलियो समझाऊंगा, अमाउंट विद डेट पर्टिकुलर जनरल फॉलियो एंड अमाउंट। ये क्या एक फॉर्मेट है लेजर का। अगली क्लास में मैं क्या स्टार्ट करना है? चैप्टर नंबर 9 लेजर्स। लेजर में आपको बहुत इजी चैप्टर है वो, एंट्रीज पे डिपेंड है। एंट्रीज को बस क्या करना है यहाँ पर? पोस्ट। अगली क्लास में देखेंगे। आपका काम क्या है वो सुनो। आपको घर से ये फॉर्मेट बनाकर लाने हैं। कितने फॉर्मेट बनाने हैं? 12। ऐसे 12 फॉर्मेट आपको बनाने हैं। सुन ले मेरी बात, सुन ले। 12 फॉर्मेट ऐसे बनाकर लाने घर से, ताकि यहाँ पे टाइम रजिस्टर लाना है अगली क्लास में। रजिस्टर में हमें करना है सारा काम, क्योंकि इसका फॉर्मेट अगर मैंने आपको बना के दे दिया तो फिर चैप्टर तो खत्म ही हो गया ये। तो इसलिए आपका घर का काम क्या है? आपको घर से फॉर्मेट बनाना है, 12 टेबल्स बनानी है ये। और पहली टेबल का जो लेंथ होगी वो 15 लाइन छोड़नी है आपको, 15 लाइनें छोड़नी है। और बाकी सारे जो 11 लेजर्स और बनाओगे आप, उसमें 7 लाइनें सफिशिएंट है। 6 7 बहुत है। पहला ज्यादा रखना है, हाफ चाहे हाफ पेज छोड़ देना पहले के लिए। बाकी हर पेज पर 3 3 लेजर्स बना सकते हो आप आराम से, 3 आराम से बन जाएंगे एक पेज पर। तो टोटल कितने बनाने हैं अब आपको? 12। ये अगली क्लास में करके लाना, जो नहीं आएगा वो करके मैं क्लास से पहले बाहर कर दूंगा, क्योंकि मैं चल रहा हूँ फिर उससे आगे अगर आप बनाकर नहीं लाओगे, क्योंकि मेरा काम तो हो जाएगा, आप लोगों पे डिपेंड है। अगर आप नहीं लाओगे तो याद रखना क्लास में कुछ नहीं समझ आएगा। तो आपको ये फॉर्मेट अगली क्लास में बनाकर लाना ही लाना है। नहीं लाओगे मैं फिर बोल रहा हूँ क्लास से बाहर कर दूंगा मैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, अलग है वो चीज, अलग है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपका होमवर्क है, ये करके लाना है आपको अगली क्लास में। संडे टेस्ट होगा, याद रखना जर्नल एंट्रीज का।